यूनियन कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है 5 और लैंग्वेजेस को। ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्या है, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये 5 नई लैंग्वेजेस कौन सी हैं जिनको स्टेटस दिया गया है, और इसकी क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी की बात करें कैसे कैसे चेंज हुई, और सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह के वीडियोज़ के अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस न्यूज़ की बात करते हैं कि यूनियन कैबिनेट जो कि जिसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है ये 5 और भाषाओं को दिया है। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली। तो 5 और भाषाएं इस लिस्ट में जुड़ गई हैं। टोटल कितनी भाषाएं हुई हैं अभी हम आगे समझेंगे। टोटल कितनी भाषाएं हुई हैं और कौन सी भाषा कौन कौन से साल में ऐड हुई थी। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सब कुछ इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे सवाल कुछ ना कुछ आने पक्के हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्या है। तो एक नई तरह की लिस्ट बनाई गई, एक नई कैटेगरी बनाई गई लैंग्वेजेस की, जिसमें हम ऐसी भाषाओं को रखेंगे जिन्हें क्लासिकल समझा जाएगा। तो ये जो लिस्ट है या कैटेगरी है 2004 में फॉर्म करी गई क्लासिकल लैंग्वेज की। तो इसमें ऐसी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है जिनका एक रिच हेरिटेज हो, एंशिएंट लिटरेचर का लॉन्ग हिस्ट्री हो, रिटन रिकॉर्ड्स हो, मतलब बहुत पुरानी भाषाएं हों, बहुत समय से बोली जा रही हों, उनमें पोएट्रीज़ भी हैं, उनमें प्रोज भी हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी हैं। तो ऐसी जो भाषाएं हैं उनको जो है और प्रमोट करने के लिए इस तरह की एक नई कैटेगरी बनाएगी ताकि इनको प्रिजर्व प्रमोट दोनों किया जा सके। कई भाषाएं ऐसी आज के समय में हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्हें प्रिजर्व किया जाता है। जैसे अगर आप देखें लैटिन भाषा शायद हार्डली ही कोई बोलता हो आज के समय में, लेकिन उस भाषा से कई सारी और भाषाएं निकली और उसका भी इस्तेमाल अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा रूट वर्ड में बहुत सारे वर्ड लैटिन भाषा से निकल के आते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको प्रमोट करना, प्रिजर्व करना, उनके ऊपर रिसर्च करना ज़रूरी है, हमारी एक हेरिटेज है वो। तो इसलिए इस तरह की जो एक कैटेगरी है बनाएगी। तो किसी भी लैंग्वेज को दे दिया क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, से हुआ क्या? तो ऐसा तो है नहीं कि लैंग्वेज कोई आदमी है उसको सम्मानित किया जा रहा है बुला करके, नहीं। तो ऐसा स्टेटस मिलने का बेनिफिट ये होता है कि ऐसी लैंग्वेजेस के लिए स्टडी सेंटर सेटअप किए जाते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, इन्हें प्रमोट किया जाता है बहुत सारे एकेडमिक्स और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स में, इनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स भी दिए जाते हैं ताकि इस तरह की जो भाषाएं हैं इनको और प्रमोट किया जा सके। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में आने का। तो अगर हम समझें कि भाई क्राइटेरिया क्या है, कौन सी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाएगा, तो क्लासिकल लैंग्वेज जब 2004 में शुरुआत हुई थी तो 2004 में इसके 3 क्राइटेरिया थे कि जिसके आधार पे किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे देखा जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया था ये था कि हाई एंटीक्विटी होगी उस भाषा की, मतलब ऐसे समझिए, हिंदी में समझाता हूँ मैं, कि वो भाषा बहुत पुरानी होनी चाहिए, उसके जो टेक्स्ट हैं उसकी एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए, 1000 ईयर पुराने होने चाहिए, ताकि ये माना जा सके वो भाषा कोई नई नवेली नहीं है, बहुत पुराने समय से बोली आ रही और यूज की हुई भाषा चली आ रही है। फिर दूसरा इसमें है कि वो जो भाषा है उसका लिटरेचर होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री, स्टोरीज़ कुछ भी हो सकता है जो कि उपलब्ध होना चाहिए, और जिससे ये समझा जा सके कि वो जो भाषा है, जो जनरेशन ऑफ स्पीकर्स हैं, एक बहुत ही वैल्यू उसने ऐड करी है, वैल्यूबल हेरिटेज दिया हुआ है, मतलब उस भाषा को पढ़ करके समझ करके आज भी लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। ये दूसरा इसका क्राइटेरिया था। तीसरा क्राइटेरिया ये था कि जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उस भाषा के, मतलब लैंग्वेज हो गई, वोकेबलरी हो गई, ग्रामर हो गई, ओरिजिनल होना चाहिए, किसी दूसरी स्पीच कम्युनिटी से प्रभावित या बोरोड नहीं होनी चाहिए। कि पता चले आपने कहा मैंने नई भाषा बनाई है और उसमें 70% आपने किसी और भाषा के वोकेबलरी, ग्रामर, जो भी चीज़ें उनका इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसे में वो ओरिजिनल भाषा नहीं है। तो ये 3 क्राइटेरिया थे 2004 में, और 2004 में इन 3 क्राइटेरिया के आधार पर सबसे पहले जो तमिल भाषा थी वो इस लिस्ट में ऐड हुई थी। तो सबसे पहली जो भाषा इसमें ऐड हुई थी क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे वो तमिल थी। फिर 2005 में इसमें रिवीजन किया गया क्राइटेरिया में। क्या रिवीजन हुआ? ऊपर के 3 तो ठीक ही थे, वो सेम थे, एक चौथा यहाँ पे क्राइटेरिया जोड़ा गया कि जो क्लासिकल लैंग्वेज होगी
वो क्या कह रहे हैं कि उसका जो लिटरेचर है वो मॉडर्न जो लैंग्वेज है उससे अलग होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो भाषा चली आ वही एक तरीके समझिए कि डिस्टिंक्ट ऐसा खोजा जा रहा है कि मॉडर्न जो भाषाएं यूज हो रही हैं उनसे अलग उसका लैंग्वेज और लिटरेचर होना चाहिए। दूसरी, उस भाषा के बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि वो भाषा बीच में बोली जाना या यूज करी जाना बंद हो चुकी हो या बहुत कम हो गई हो, तो वो जो भाषा है वो क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे मानी जाएगी। जैसे अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि अगर हम संस्कृत को देखें, वैसे संस्कृत को यूज किया जाता है, हम पढ़ते भी हैं, अपने एकेडमिक्स में भी पढ़ते हैं और इस पर हाई लेवल की पढ़ाइयाँ भी होती हैं, पीएचडी भी होती है आज के समय में भी। लेकिन अगर हम जनरल एक पॉपुलेशन में देखें तो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के तौर पे नहीं होता। हाँ, इंडिया में कुछ ऐसे गांव हैं जिनके बारे में डिस्कवरी या फिर और चैनल्स पे आता है कि यहाँ पे सब कुछ संस्कृत में बोला जाता है। उसके अलावा ऐसा कुछ संस्कृत का यूज जनरल भाषा में या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन में नहीं होता है। तो संस्कृत से ही आप जानते होंगे कि हिंदी जैसी जो भाषाएँ हैं वो आती हैं। लेकिन अगर आप हिंदी को देखेंगे और संस्कृत को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे बताई जा रही है कि इसके जो और ऑफशूट्स हैं या फिर जो लेटर फॉर्म्स हैं उनके बीच में एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, जो कि आजकल दिखती है। और इसी 2005 में जो नया क्लॉज इसमें ऐड किया गया उसके आधार पे संस्कृत भाषा को ऐड किया गया 2005 में, और फिर इसमें फिर से रिवीजन हुआ है 2024 में कि क्राइटेरिया अब 2024 का जो है वो ऊपर के 2 पॉइंट तो सेम ही है, एंटीक्विटी वाला और लिटरेचर वाला, वो सारी चीज़ें सेम हैं। चौथा पॉइंट भी सेम है जो अभी हमने आखिरी में डिस्कस किया, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए करंट फॉर्म से। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो बदला गया, इसमें नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, इसको ऐड किया गया। मतलब कि जो भाषा को हम क्लासिकल लैंग्वेज की तरह स्टेटस दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसमें सिर्फ यहाँ पे पोइट्री ही नहीं बल्कि प्रोज के जो टेक्स्ट हैं वो भी होने चाहिए। मतलब उसमें स्टोरीज होंगी, अलग अलग नॉवेल्स होने चाहिए, ऐसे प्रोज टेक्स्ट होने चाहिए। इसके साथ साथ उसके इपिग्राफल इंस्क्रिप्शन एविडेंस होने चाहिए। मतलब आपने देखा होगा, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे भी हमने शुरुआत में भाषाएं देखी, कि आपने देखा होगा कि अशोक या महान अशोक के जो अलग अलग संदेश थे वो आपको कहीं ना कहीं पत्थरों पे, स्तंभों पे लिखे हुए आज भी मिलते हैं। उन्हें कहा जाता है इपिग्राफल एविडेंस या फिर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो वो जो भाषा है वो इपिग्राफल और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस वाली होनी चाहिए। मतलब उस भाषा में लिखे हुए संदेश, पोएट्री, प्रोज, सूचना, कुछ ना कुछ जो स्टोन्स पे लिखे हों, ताकि ये समझ में आ सके कि ये जो भाषा है बहुत पुरानी है, बहुत समय पहले यूज हो रही थी। तो ये तीसरा जो पॉइंट है 2024 में ऐड किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक्सप्लेन्ड वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें कि बदलाव कैसे हुआ है, और ये वर्तमान समय का क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ही जो 5 भाषाएँ हैं उनको ऐड किया गया है अब क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में। अगर हम आगे बढ़ें, अब बात करते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। 2 तो मैंने आपको बता ही दिया, तमिल सबसे पहले 2004 में, संस्कृत 2005 में ऐड करी गई इसमें, फिर तेलुगु आती है 2008 में, 2008 में ही कन्नड़ा को भी ऐड किया गया, मलयालम को 2013 में ऐड किया गया, फिर ओडिया को 2014 में ऐड किया गया, फिर उसके बाद से कोई एडिशन नहीं हुआ। 2014 से लेकर के अभी 2024, 10 साल में कोई भी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आई। फिर अब 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ और बंगाली को ऐड किया गया। आपको पता होगा कि आपने अगर थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी और तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, कि महात्मा बुद्ध के जो ज़्यादातर संदेश थे वो पाली भाषा में बोले गए थे, और इसके आपको सबूत भी मिलते हैं। वहीं अगर प्राकृत की बात करें तो जो मैंने कहा कि महान अशोक, द ग्रेट अशोक, उनके जो अलग अलग स्तंभों पे जो संदेश लिखे हुए हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, और कुछ जगह पे खरोष्टी भाषा में भी देखने को मिलते हैं। तो प्राकृत को भी इसमें ऐड किया गया है। बाकी मराठी, असमीज़ और बंगाली तो आप जानते हैं आज के समय में बोले जाते हैं, इसके प्रॉपर स्पीकर्स में आज भी, और बहुत पहले से बोली जा रही है भाषाएं चली आ रही हैं, तो इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर किसी भी क्लासिकल लैंग्वेज को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो भाई उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 2020 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया ताकि संस्कृत को प्रमोट किया जा सके। संस्कृत को प्रमोट करने के लिए 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही यहाँ पे इस्टेब्लिश करी गई हैं। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल को क्रिएट किया गया, जो तमिल टेक्स्ट हैं उनको ट्रांसलेट किया जा सके, उनके ऊपर रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, और इनके ऊपर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं और लैंग्वेज स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर कोर्सेज को यहाँ पे लाया जा सके। तो ये
दूसरा यहाँ पे कुछ एक तरीके से किया गया कार्य है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग यहाँ पे एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है बनाया गया फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो इनके लिए भाषाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया और इसको बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया अंडर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन मैसूरू। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसके अंतर्गत ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए। मतलब यहाँ पर भी सेम काम होंगे कि आपको रिसर्च करनी है, ट्रांसलेशन करना है एंशिएंट टेक्स्ट का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये जो क्लासिकल लैंग्वेज की फील्ड में जो हो रहा है रिसर्च और वो सारी चीज़ें उनको और प्रमोट किया जा सके और इनकरेज किया जा सके। तो ये कुछ मेजर स्टेप्स हैं जो कि अभी तक उठाए गए हैं इन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने का। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया तो फिर उसके ऊपर कुछ और काम होता है, उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी और बढ़ जाती है, प्रेजेंस और बढ़ जाती है, विजिबिलिटी बढ़ेगी तो लोग भी उसमें रिसर्च करना चाहेंगे और लोग थोड़ा और सीखना चाहेंगे उसे। तो ऐसे भाषा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें बजट की, तो ये जो बजट है अभी तक का जो डेटा है ये PIB से लिया गया डेटा है कि बजट जो अभी तक ग्रांट सैंक्शन हुए हैं क्लासिकल लैंग्वेज के लिए लाख में आंकड़ा है। जैसे आप देखेंगे 2014-15 में कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल को दिया गया था ये बजट, ये 100 लाख और 8.8 लाख ऐसे दिया गया है। फिर यहाँ पे 2015 में 15-16 में भी आप देखेंगे ऐसे ही अमाउंट है और अगर अभी देखेंगे 2023-24 में तो ये पांचों भाषाओं के विकास के लिए जो है वो पैसा दिया गया है। अब यहाँ पे आपको जो कुछ भाषाएं हैं जो नहीं दिख रही उनके लिए ऐसा अलग से ग्रांट नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है कुछ और काम किए गए हों जो ग्रांट के रूप में नहीं आ रहे हैं बजट में। बजट के अलावा उनके ऊपर काम किया गया होगा, लेकिन बजट के अनुसार देखें तो इनके ऊपर ये ग्रांट दिया गया और ये ऑफिशियल है क्योंकि PIB से ये डेटा पूरा लिया गया है, टेबल ली गई है, तो इसमें कुछ हेर फेर होने की संभावनाएं नहीं है। तो ये थी पूरी न्यूज कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उन्हें ऐड किया गया है 5 नई और टोटल 11 लैंग्वेजेस हो गई हैं। इन क्लासिकल लैंग्वेज को स्टेटस देने का मतलब क्या निकलता है और इसका क्राइटेरिया कैसे कैसे बदला और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।